मेरा नाम रेयांश शर्मा है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो 1990 का वह साल मेरी यादों में किसी गहरे जख्म की तरह उभरा हुआ है। मैं तब महज 13 साल का था। उत्तराखंड का बागेश्वर आज की तरह विकसित नहीं था। सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बसा ये शहर शाम होते ही एक अजीब सी खामोशी की चादर ओढ़ लेता था। पहाड़ों पर धुंध का पहरा होता और चीड़ के पेड़ों से छनकर आती हवाएं ऐसी लगती थी जैसे कोई रो रहा हो। मेरे पिता एक सरकारी अधिकारी थे। उनका तबादला बागेश्वर हुआ तो हम बड़े उत्साह के साथ वहां के एक पुराने सरकारी बंगले में रहने आए। ये बंगला शहर के मुख्य शोर शराबे से थोड़ा दूर एक ढलान पर बना हुआ था। 3 मंजिला ढांचा, लकड़ी की भारी नक्काशीदार खिड़कियां और छत पर बिछी स्लेट की काली चादरें। घर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे जो दिन में भी घर के कमरों में अंधेरा बनाए रखते थे। हम एक बड़ा परिवार थे। मैं, मेरी 9 साल की बहन, 11 साल का भाई और 2 और छोटे भाई जिनकी उम्र 6 साल और 1 साल थी। इतने बड़े परिवार के लिए वह 3 मंजिला घर पहली नजर में किसी महल से कम नहीं लगा। लेकिन हमें क्या पता था कि उस महल की दीवारों में सिसकियां दफन है। जिस दिन हमने शिफ्ट किया उस दिन की शाम बहुत भारी थी। आसमान में बादल छाए थे और रह रहकर बिजली कड़क रही थी। घर के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों से बंद पड़ी लकड़ियों और नमी की गंध। पापा नीचे वाले कमरे में अपना सामान जमा रहे थे। मैं और मेरी बहन तनु ऊपर की तीसरी मंजिल पर बने उस बड़े कमरे की सफाई कर रहे थे, जिसे हमने अपना प्ले रूम बनाने का सोचा था। वहां एक छोटा सा स्टोर रूम भी था, जिसे स्थानीय लोग टॉय रूम कहते थे, क्योंकि पिछले रहने वाले वहां बच्चों के खिलौने रखते थे। रेयांश भैया, यहाँ बहुत ठंड है, तनु ने अपनी स्वेटर की बाहें खींचते हुए कहा। सचमुच बाहर की तुलना में उस कमरे का तापमान काफी कम था। मैंने उसे सांत्वना दी। पुराना घर है तनु, दीवारों में ठंडक बैठ जाती है। चल तू यहाँ ड्राइंग कर, मैं नीचे से जरा पानी लेकर आता हूँ। मैं नीचे चला गया। नीचे माँ रसोई में व्यस्त थी और छोटे भाई सो चुके थे। करीब 20-25 मिनट बीत गए होंगे। मैं पापा की कुछ फाइलें जमाने में मदद करने लगा। तभी अचानक ऊपर से एक बहुत जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी के भारी दरवाजे को पूरी ताकत से पटका हो। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। तनु, मैंने चिल्लाया। जब मैं ऊपर पहुंचा तो जो नजारा देखा उसने मेरे पैर जमा दिए। तनु कमरे के बीचों बीच बिस्तर पर बैठी थी। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती से चिपका लिया था और वह धीरे धीरे आगे पीछे झूल रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी नजरें बगल के उस छोटे टॉय रूम के दरवाजे पर टिकी थी। क्या हुआ तनु? यह आवाज कैसी थी? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह बुरी तरह चौंक गई और मुझसे लिपट गई। उसकी आवाज कांप रही थी, भैया कोई अंदर है। उसने दरवाजा पटका। 1 बार नहीं, 3 बार। उसने बताया कि पहली बार आवाज धीमी थी, जैसे किसी ने हल्के से दस्तक दी हो। दूसरी बार आवाज इतनी तेज थी कि खिड़कियों के कांच थरथरा उठे। और तीसरी बार ऐसा लगा जैसे कोई गुस्से में उस दरवाजे को तोड़ देना चाहता हो। मैंने हिम्मत जुटाई और उस टॉय रूम की ओर बढ़ा। 1990 के उस दौर में बिजली की आवाजाही आम थी और उस वक्त भी बल्ब मध्यम जल रहा था। मैंने कुंडी घुमाई और अंदर झांका। अंदर सिवाय धूल और पुरानी टूटी लकड़ियों के कुछ नहीं था। खिड़की बंद थी, हवा का कोई झोंका अंदर नहीं आ सकता था। फिर वह दरवाजा किसने पटका? उस घटना के बाद कुछ दिन बीत गए। पहाड़ों की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक दोपहर की बात है। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन बागेश्वर की घाटियों में एक अजीब सी उदासी फैली थी। पापा ऑफिस में थे और माँ पड़ोस में किसी काम से गई थी। घर में सिर्फ मैं और तनु थे। हम ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। उस समय दूरदर्शन पर चित्रहार आ रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं रसोई की ओर गया। नल से पानी भरते समय मुझे लगा कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी सी लहर मेरी गर्दन के पास से गुजरी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वह बहुत धीमी थी, एक फुसफुसाहट जैसी। इधर देखो। आवाज किसी छोटी लड़की की थी। मुझे लगा तनु मेरे साथ मजाक कर रही है। मैं झट से पीछे मुड़ा। तनु, डरा मत मुझे। पर पीछे कोई नहीं था। रसोई खाली थी। मैं दौड़कर हॉल में आया।
तनु वैसे ही सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तू रसोई में आई थी? मैंने हाँफते हुए पूछा। नहीं तो, मैं तो यहीं बैठी हूँ। क्यों, क्या हुआ? उसने मासूमियत से पूछा। मेरी रूह कांप गई। वह आवाज तनु की नहीं थी। वह आवाज कहीं और से आ रही थी, जैसे दीवारों के अंदर से। वह आवाज भारी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई बिना फेफड़ों के बोल रहा हो, ठंडी और खोखली। रातें और भी भयानक होने लगी थी। 1990 की उन लंबी सर्दियों की रातों में, जब पूरा बागेश्वर सो जाता था, हमारा घर जाग उठता था। एक रात मैं अपनी तीसरी मंजिल वाली खिड़की के पास बैठा कुछ पढ़ रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पहाड़ों पर बारिश का मतलब था अकेलापन। अचानक मुझे सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। छोटे छोटे पैरों की आवाज, जैसे कोई बच्चा भाग रहा हो। फिर मुझे हंसी सुनाई दी, एक मासूम खिलखिलाती हुई हंसी। मुझे लगा शायद मेरा 6 साल का छोटा भाई और तनु जाग गए हैं और लुका छिपी खेल रहे हैं। अरे सो जाओ तुम लोग, सुबह स्कूल जाना है, मैंने चिल्लाकर कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस वह हंसी गूंजती रही। मैं हाथ में टॉर्च लेकर नीचे उतरा। दूसरी मंजिल पर सन्नाटा था। मैंने छोटे भाइयों के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। वे दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। तनु भी अपने बिस्तर पर बेखबर थी। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास, इतनी नजदीक कि मुझे उस चीज की ठंडी सांस महसूस हुई, किसी ने कहा, यहाँ से चले जाओ। वह आवाज इतनी साफ थी कि मैं वही सोफे पर गिरते गिरते बचा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि वह बाहर न निकल जाए। मैंने टॉर्च की रोशनी पूरे हॉल में घुमाई। वहां कोई नहीं था। पुरानी तस्वीरों के फ्रेम दीवार पर लटके हमें घूर रहे थे। लकड़ी की सीढ़ियां अपने आप चरमरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उन पर चढ़ रहा हो। 2 हफ्ते बीत चुके थे। उस शाम मैं अपने तीनों छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाल रहा था। माँ पापा एक सामाजिक समारोह में गए थे। 1990 के उस दौर में मोबाइल फोन नहीं थे। हम पूरी तरह अकेले थे। बाहर कोहरा इतना घना था कि खिड़की से बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने अपने छोटे भाइयों को सुला दिया था। तनु और मेरा 11 साल का भाई टीवी पर कोई फिल्म देख रहे थे। मैं अपने कंप्यूटर, जो उन दिनों एक नई चीज थी, पर कुछ काम कर रहा था। कमरे में हल्का संगीत बज रहा था ताकि घर का सन्नाटा कम महसूस हो। तभी संगीत के बीच में मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार वह हंसी नहीं थी। इस बार वह एक कराह थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। मैंने अपने ईयरबड्स कान से निकाले। तनु और भाई अपनी मस्ती में थे। उन्होंने कुछ नहीं सुना था, लेकिन मुझे पता था कि इस घर के 3 मंजिलों के बीच कुछ ऐसा है जो हमारे साथ रहना नहीं चाहता। जब मैं उस रात सोने गया, तो मुझे महसूस हुआ कि पलंग के नीचे से कोई हाथ निकलकर मेरे पैर पकड़ना चाहता है। मैंने पूरी रात चादर में मुंह छिपाकर गुजारी। सुबह जब रोशनी हुई, तो मैंने देखा कि टॉय रूम का दरवाजा, जिसे मैंने खुद लॉक किया था, पूरा खुला हुआ था और उसके अंदर धूल पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो खिड़की की तरफ जाकर गायब हो गए थे। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। हमें नहीं पता था कि वह रूह क्या चाहती है और वह हमें यहाँ से क्यों भगाना चाहती है। दिसंबर की शुरुआत थी। स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी। एक दोपहर जब पापा ऑफिस में थे और माँ नीचे वाले आंगन में धूप सेक रही थी, मैं और मेरा 11 साल का भाई उस तीसरे मंजिल के टॉय रूम की सफाई करने पहुंचे। अजीब बात थी, उस कमरे में घुसते ही नाक में एक तीखी, लोहे जैसी गंध आती थी, जैसे कहीं ताजा खून गिरा हो या बहुत पुराना जंग लगा लोहा रखा हो। सफाई करते वक्त लकड़ी के एक ढीले फर्श के नीचे मुझे कुछ फंसा हुआ दिखा। मैंने उसे खींचा तो वह एक पुरानी, फटी हुई डायरी थी। उसका कवर चमड़े का था जो नमी से गल चुका था। पन्ने पीले पड़ गए थे, लेकिन स्याही अभी भी पढ़ी जा सकती थी। डायरी 1970 के दशक की थी। उसमें किसी अंजलि नाम की लड़की का जिक्र था। जैसे जैसे मैंने पन्ने पलटे, मेरा गला सूखने लगा। उसमें लिखा था, पिताजी कहते हैं कि इस घर की तीसरी मंजिल पर जाना मना है, लेकिन रात को वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। वे कहते हैं कि हवा है, पर हवा कभी मेरा नाम नहीं पुकारती। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो बार बार दोहराया गया था, वो मुझे देख रहा है, वो कोनों में खड़ा रहता है। मैंने वह डायरी तुरंत बंद कर दी। उसी पल कमरे का तापमान एकदम से गिर गया।
मेरी सांसें भाप बनकर निकलने लगी। अचानक मेरे पीछे रखे लकड़ी के पुराने संदूक का ढक्कन जोर से धड़ाक से गिरा। मेरा भाई चीख मारकर कमरे से बाहर भागा। मैं भी उसके पीछे भागा, लेकिन भागते वक्त मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे को बहुत जोर से जकड़ा है। वह पकड़ इतनी ठंडी थी कि मेरी शर्ट के नीचे की खाल सुन्न पड़ गई। उस रात घर में एक अजीब सा भारीपन था। रात के करीब 2 बजे होंगे। पहाड़ी इलाकों में रात 2 बजे का मतलब है गहन खामोशी। तभी अचानक सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। कोई नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। हमारे घर की लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर आवाज करती थी। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा और माँ नीचे की मंजिल पर थे। भाई बहन मेरे साथ वाली मंजिल पर सो रहे थे। मैंने दरवाजे के छेद से झांकने की हिम्मत की। बाहर गलियारे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। मैंने देखा कि सीढ़ियों पर कोई परछाई ऊपर की तरफ बढ़ रही है। वह आकृति बहुत लंबी थी, करीब 7 फीट। उसके हाथ असाधारण रूप से लंबे थे और वह चलते वक्त थोड़ा झुककर चल रही थी। वह आकृति मेरे कमरे के ठीक सामने रुकी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी। करीब 2 मिनट तक वह वहां खड़ी रही। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे उस चीज के भारी भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक मेरी बहन तनु के कमरे से रोने की आवाज आई। वह नींद में बड़बड़ा रही थी। जैसे ही तनु की आवाज आई, वह परछाई बिजली की गति से मुड़ी और तीसरी मंजिल की ओर भाग गई। उसके भागने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर लकड़ी पर दौड़ रहा हो। अगली सुबह जब मैं नीचे गया तो माँ बहुत परेशान थी। रसोई का सारा सामान बिखरा हुआ था। पीतल के भारी बर्तन जमीन पर पड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी के गिरने की आवाज रात को किसी ने नहीं सुनी। रेयांश, क्या रात को तुम लोग नीचे आए थे? माँ ने घबराते हुए पूछा। मैंने ना में सिर हिला दिया। तभी मेरी नजर रसोई की खिड़की पर गई। बाहर कोहरा था, लेकिन खिड़की के कांच पर अंदर की तरफ से किसी ने मिट्टी से हाथ के निशान बनाए थे। वे निशान किसी बच्चे के हाथ के थे, लेकिन उनमें उंगलियां 6 थीं। पापा ने इसे चूहों या किसी जंगली जानवर की हरकत बताया, लेकिन उनकी आंखों में भी अब वह चमक नहीं थी जो बागेश्वर आने के पहले दिन थी। उन्हें भी एहसास होने लगा था कि इस सरकारी बंगले के साथ कुछ बहुत गलत है। उसी शाम मैं बाजार की तरफ गया। बागेश्वर के मुख्य मंदिर बागनाथ मंदिर के पास एक पुराने बुजुर्ग बैठते थे, जिन्हें लोग शास्त्री जी कहते थे। मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया। जैसे ही उन्होंने घर का हुलिया सुना, उन्होंने अपनी माला जपनी बंद कर दी। बेटा, उस घर में तुम लोग कैसे रह रहे हो? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। उन्होंने बताया कि 1990 से करीब 20 साल पहले वह घर एक स्थानीय जमींदार का था। उनकी एक बेटी थी, अंजलि। वह मानसिक रूप से थोड़ी बीमार थी या शायद कुछ और था। उसे तीसरी मंजिल के उसी टॉय रूम में बंद करके रखा जाता था। एक रात घर में आग लगी, सब तो बच निकले, लेकिन अंजलि उस कमरे में बंद रह गई। लोग कहते हैं कि वह मरी नहीं थी। उसे किसी ने जलते हुए कमरे से बाहर निकलते देखा था, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं मिली। शास्त्री जी ने मेरे हाथ में एक अभिमंत्रित धागा बांधा और कहा, अगर तुम्हें 3 बार दरवाजा खटकने की आवाज आए तो कभी जवाब मत देना। वह तीसरी दस्तक बुलावा होती है। मैं घर वापस आया। रात का खाना खाकर हम सब सोने चले गए। मैं उस रात बहुत डरा हुआ था। मैंने शास्त्री जी की बातें किसी को नहीं बताई थी। करीब 12:30 बजे, जब मैं अपनी किताब बंद करने ही वाला था, मुझे अपने बिस्तर के ठीक बगल में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरी मेज पर रखी पानी की बोतल अपने आप धीरे धीरे खिसकने लगी। वह मेज के किनारे तक आए और नीचे गिर गई। मैं बिस्तर से उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। तभी कमरे के चारों कोनों से एक साथ फुसफुसाहट शुरू हुई। वह हजारों आवाजें थीं जो एक साथ मेरा नाम पुकार रही थीं। उनमें कुछ आवाजें बच्चों की थीं, कुछ औरतों की, और एक आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। मैं भागकर अपनी बहन के कमरे की तरफ गया। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटा। तनु, दरवाजा खोल। अंदर से तनु की आवाज आई, भैया आप तो अंदर ही हो। आप मेरे पीछे खड़े हो ना। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मैं बाहर गलियारे में खड़ा था तो तनु के साथ अंदर कौन था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा खुला। अंदर तनु बिस्तर पर अकेली बैठी थी और कोने की तरफ देखकर हंस रही थी। देखो भैया, दीदी कितनी अच्छी तरह नाच रही है। वहां कोई नहीं था, बस दीवार पर एक काली जली हुई परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने तनु को झटके से उठाया और नीचे पापा के कमरे की तरफ भागा। पूरी सीढ़ियों पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। नीचे पहुंचकर जब हमने लाइट जलाई तो देखा कि तनु के सफेद फ्रॉक पर पीछे की तरफ जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे दहकते हुए हाथों से पकड़ा हो। उस रात हम सब नीचे वाले एक ही कमरे में दुबक कर बैठे रहे। पापा ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाल ली थी, हालांकि उन्हें भी पता था कि यह गोली से मरने वाली चीज नहीं है। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। हर बार जब बिजली कड़कती, तीसरी मंजिल की खिड़की पर हमें एक चेहरा दिखाई देता। एक ऐसा चेहरा जिसका आधा हिस्सा जला हुआ था और जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वह हमें देख रही थी, या शायद वह उस घर में हमारा स्वागत कर रही थी। 1990 की वह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो वह राज खुलना बाकी था कि वह रूह आखिर हमसे चाहती क्या है। क्या वह सिर्फ हमें डरा रही थी, या वह हमें भी उस तीसरी मंजिल का हिस्सा बनाना चाहती थी। दिसंबर की वह सर्द रात हमारे परिवार के लिए एक ऐसा कालखंड बन गई थी जहां समय ठहर सा गया था। तनु की फ्रॉक पर बने हुए जले हुए हाथों के निशान इस बात का सबूत थे कि अब ये सब हमारे दिमाग का वहम नहीं था। 1990 के उस दौर में, जब विज्ञान और तर्क पहाड़ों की इन रहस्यमयी घाटियों के सामने घुटने टेक देते थे, हम एक ऐसी ताकत से लड़ रहे थे जिसे न हम देख सकते थे, न छू सकते थे। पापा ने उस रात घर की हर लाइट जला दी थी, लेकिन उस घर का अंधेरा बिजली की रोशनी से हारने वाला नहीं था। वह अंधेरा कोनों में, अलमारियों के पीछे और हमारी अपनी परछाइयों में छिपा हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे। हम सब नीचे वाले बड़े हॉल में एक साथ बैठे थे। छोटा भाई माँ की गोद में सो रहा था, लेकिन उसकी नींद बेचैन थी। तभी घर के सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। तीसरी मंजिल पर रखे टॉय रूम के दरवाजे के पीटने की आवाज। वही 3 दस्तकें। शास्त्री जी की चेतावनी मेरे कान में गूंजी, तीसरी दस्तक बुलावा होती है। पापा ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने हाथ में अपनी टॉर्च ली और दूसरी हाथ में अपनी सर्विस रिवॉल्वर। तुम सब यहीं रुकना, उन्होंने भारी आवाज में कहा। लेकिन माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया। अकेले मत जाए, वहां कुछ ठीक नहीं है। तभी अचानक घर का मुख्य बिजली का मीटर जोरदार धमाके के साथ फूंक गया। पूरा घर स्याह अंधेरे में डूब गया। बागेश्वर की वह रात इतनी काली थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। टॉर्च की पीली रोशनी भी उस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा घर के अंदर घुस आया हो। ऊपर से फिर आवाज आई, लेकिन इस बार वह दस्तक नहीं थी। इस बार वह किसी के भारी चीज को घसीटने की आवाज थी, जैसे कोई लकड़ी का भारी संदूक फर्श पर रगड़ रहा हो। और फिर वह हंसी, वही बच्चों वाली खिलखिलाहट, जो अब मासूम नहीं बल्कि डरावनी लग रही थी। अचानक मेरे पास बैठी तनु खड़ी हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थी, जैसे वह किसी सम्मोहन में हो। दीदी बुला रही है, उन्हें खेलना है, वो बुदबुदाई। तनु कहाँ जा रही है, रुक। माँ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन 9 साल की उस बच्ची में उस वक्त न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने माँ को पीछे धकेल दिया और सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। तनु, मैं चिल्लाया और उसके पीछे भागा। पापा भी टॉर्च लेकर पीछे लपके। तनु बिजली की गति से सीढ़ियां चढ़ रही थी। वह लकड़ी की सीढ़ियां जो जरा से वजन पर चरमराती थी। तनु के पैरों तले कोई आवाज नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। वह दूसरी मंजिल पार कर सीधे तीसरी मंजिल के उसी टॉय रूम की तरफ बढ़ी। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर हमारे खून जम गए। 1990 की उस ठंडी रात में कमरे के अंदर आग की लपटें दिखाई दे रही थी, लेकिन वे लपटें असली नहीं थी। वे दीवार पर नाच रही परछाइयों की तरह थी। कमरे के बीचों बीच वह पुरानी डायरी रखी थी जो मैंने फर्श के नीचे से निकाली थी। तनु उस कमरे के कोने में खड़ी थी, जहां दीवार पर अंजलि की वह जली हुई परछाई साफ देखी जा सकती थी। वह परछाई धीरे धीरे तनु की तरफ झुक रही थी।
छोड़ दो मेरी बेटी को, पापा चिल्लाए, और उन्होंने हवा में एक फायर किया। गोली की आवाज उस शांत पहाड़ी रात में किसी बिजली कड़कने की तरह गूंजी। लेकिन गोली दीवार को पार कर गई। उस परछाई पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय वह परछाई अचानक बड़ी होने लगी और पूरे कमरे की छत पर फैल गई। अचानक टॉय रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं और पापा बाहर रह गए और तनु अंदर। हम दोनों ने मिलकर दरवाजे पर कंधे मारे, उसे कुल्हाड़ी से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा जैसे लोहे का बन चुका था। अंदर से तनु की चीखें सुनाई दे रही थी, भैया, पापा, बचाओ, यहाँ बहुत आग है, दीदी मुझे पकड़ रही है। उस पल की बेबसी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 1990 का वह दौर था जब हमारे पास न कोई तांत्रिक था, न कोई मदद का जरिया। हम सिर्फ भगवान को याद कर रहे थे। तभी मुझे शास्त्री जी का दिया हुआ वह अभिमंत्रित धागा याद आया जो मेरे हाथ में बंधा था। मैंने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा और पूरी ताकत से मन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जैसे ही वह धागा दरवाजे से छुआ, एक तेज चिंगारी निकली और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का मंजर भयानक था। तनु जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी बाहों पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से जकड़ा हो। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस खिड़की खुली थी और बाहर के देवदार के पेड़ तेज हवा में झूम रहे थे। हम तनु को उठाकर नीचे लाए। वह कांप रही थी और तेज बुखार में तप रही थी। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने जो बताया वह सुनकर हम सबके होश उड़ गए। उसने कहा, दीदी मुझे मारना नहीं चाहती थी, वह मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। वह कह रही थी कि वह अकेली नहीं है, उस कमरे के फर्श के नीचे कोई और भी है। अगले दिन सुबह पापा ने कुछ मजदूरों को बुलाया। सरकारी बंगला होने के नाते वे झिझक रहे थे, लेकिन अपनी बेटी की जान के लिए वे किसी भी नियम को तोड़ने को तैयार थे। उन्होंने टॉय रूम के उस फर्श को उखड़वाया जहां से मुझे डायरी मिली थी। जैसे जैसे लकड़ी के तख्ते हटाए गए, एक गुप्त तहखाना नजर आया। वह इतना छोटा था कि वहां केवल एक बच्चा समा सके। वहां से जो मिला उसने बागेश्वर की पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। वहां अंजलि की हड्डियां नहीं थी, वहां 3 और छोटे बच्चों के कंकाल थे। शास्त्री जी को बुलाया गया। उन्होंने हड्डियों को देखते ही पहचान लिया। अंजलि तो सिर्फ एक जरिया थी, असली शैतान वह जमींदार था जिसने अपनी साधना और दौलत की रक्षा के लिए अपने ही बच्चों की बलि दी थी, और अंजलि को उस कमरे में कैद कर दिया था ताकि वह किसी को बता न सके। अंजलि की रूह उन बच्चों की आत्माओं के साथ वहां कैद थी। वह डरा नहीं रही थी, वह आजादी मांग रही थी। हमने उन कंकालों का सरयू नदी के तट पर विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों तक शांति भी रही। हमें लगा कि अंजलि और वे बच्चे अब मुक्त हो गए हैं। लेकिन 1990 का वह दिसंबर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि पापा ड्राइंग रूम में अकेले बैठे हैं। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। पापा, आप सोए नहीं? मैंने पूछा। वे धीरे से मुड़े, लेकिन जो चेहरा मैंने देखा वह मेरे पापा का नहीं था। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, और उनके चेहरे पर वही जली हुई त्वचा की बनावट उभर रही थी। उन्होंने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और फुसफुसाए, अभी तो खेल शुरू हुआ है रेयांश। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह रूहें मुक्त नहीं हुई थी, या फिर हमने किसी और भी भयानक चीज को आजाद कर दिया था? वह रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात थी। जब मैंने अपने पिता के शरीर में उस साय को देखा तो मुझे समझ आ गया कि हमने जो अंतिम संस्कार किया था वह नाकाफी था। उन मासूम बच्चों की आत्माएं तो शायद मुक्त हो गई थी, लेकिन उस जमींदार का वह काला साया जिसने अपनी ही संतान की बलि दी थी, वह अभी भी उस जमीन से चिपका हुआ था। और अब उसने मेरे पापा को अपना माध्यम बना लिया था। पापा, मेरी आवाज गले में ही फंस कर रह गई थी। वह आकृति जो मेरे पिता जैसी दिख रही थी धीरे धीरे सोफे से उठी। उनकी चाल इंसानी नहीं थी। उनके जोड़ कटकटा रहे थे जैसे कोई पुरानी लकड़ी टूट रही हो। उनकी सफेद आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक अंतहीन शून्य था। रेयांश, यहाँ आओ। उस आवाज में मेरे पिता की ममता नहीं, बल्कि हजारों सालों की प्यास थी। मैं पीछे हटने लगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। तभी माँ ऊपर से भागती हुई आई।
उन्हें देखते ही वह आकृति रुकी। माँ के हाथ में गंगाजल का छोटा पात्र था, जो वह हमेशा अपने पास रखती थी। छोड़ दो इन्हें, माँ की आवाज में एक दहाड़ थी। उन्होंने पात्र से जल छिड़का। जैसे ही गंगाजल की बूंदें उस आकृति पर पड़ी, पापा के शरीर से काला धुआं उठने लगा और एक ऐसी चीख गूंजी जो शायद इस दुनिया की नहीं थी। पापा निढाल होकर फर्श पर गिर पड़े। वह साया उनसे अलग होकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा, ऊपर, फिर से उसी तीसरी मंजिल की ओर। हमें इसे आज ही खत्म करना होगा, वरना यह एक एक करके सबको खा जाएगा, पापा ने लड़खड़ाते हुए उठकर कहा। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उनकी आंखों में अब वही पुरानी चमक लौट आई थी। 1990 की वह रात अपनी चरम सीमा पर थी। बाहर बागेश्वर की घाटियों में बर्फीला तूफान शुरू हो चुका था। बिजली के कड़कने से पूरा आसमान नीली रोशनी से भर जाता और उसी रोशनी में हमें सीढ़ियों पर वह लंबी, विकृत परछाई ऊपर की ओर रेंगती हुई दिखती। हम तीनों, मैं, माँ और पापा, ऊपर की ओर बढ़े। हमने छोटे भाई बहनों को नीचे एक कमरे में बंद कर दिया था और बाहर से ताला लगा दिया था। हमारे हाथ में केवल एक पीतल का दिया और शास्त्री जी का दिया हुआ वह अभिमंत्रित रक्षा कवच था। जैसे ही हम तीसरी मंजिल के गलियारे में पहुंचे, वहां का नजारा बदल चुका था। वह लकड़ी का घर अब किसी पुराने खंडहर जैसा लग रहा था। दीवारों से खून जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ रिस रहा था और हवा में सड़ी हुई लाशों की बू थी। टॉय रूम का दरवाजा, जिसे हमने उखाड़ फेंका था, वहां फिर से लगा हुआ था, लेकिन वह लकड़ी का नहीं, बल्कि काले धुएं का बना था। कमरे के अंदर से अंजलि की सिसकियां आ रही थी। बचाओ, वह फिर से आ रहा है। पापा ने दरवाजे पर धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी मुझे समझ आया कि यह सब एक चक्र था। वह जमींदार आज भी उसी रात को दोहरा रहा था जब उसने अंजलि को जलाया था। वह अपनी मौत के बाद भी उस घर को अपनी जागीर समझता था। रियांश, वह डायरी, पापा चिल्लाए। मेरे हाथ में वह पुरानी डायरी थी जो मैंने फर्श के नीचे से निकाली थी। मुझे अचानक याद आया कि शास्त्री जी ने कहा था, जब तक मोह या क्रोध की कोई वस्तु बची रहती है, रूहें धरती नहीं छोड़ती। ये डायरी उस जमींदार के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा थी और अंजलि के आखिरी पलों का गवाह भी। मैंने माचिस निकाली। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही मैंने माचिस की तीली जलाई, पूरे कमरे में एक भयानक गर्जना हुई। अलमारियां अपने आप हिलने लगी, शीशे टूटने लगे और एक अदृश्य ताकत ने मुझे जमीन पर पटक दिया। नहीं, एक भारी, गूंजती हुई आवाज आई। वह वही जमींदार था। उसकी धुंधली आकृति कोने में खड़ी थी, लंबा चोगा पहने, आंखों की जगह दो धधकते हुए गड्ढे। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ के नाखून छुरियों की तरह लंबे थे, लेकिन जैसे ही उसने मुझे छूना चाहा, मेरी कलाई पर बंधा वह अभिमंत्रित धागा चमक उठा। एक तेज रोशनी निकली और वह पीछे हट गया। यही मौका था। मैंने डायरी के पन्नों पर आग लगा दी। जैसे ही डायरी के पन्नों ने आग पकड़ी, पूरा टॉय रूम चीखों से भर गया। वह आग साधारण नहीं थी, वह नीली और सुनहरी लौ के साथ जल रही थी। डायरी के जलते ही अंजलि की वह जली हुई परछाई मुस्कुराई। उसने अपनी बाहें खोली और उन 3 छोटे बच्चों की आत्माएं फिर से प्रकट हुई। लेकिन इस बार वे डरी हुई नहीं थी। वे सब मिलकर उस जमींदार की काली आकृति की ओर बढ़े। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वह शैतानी रूह तड़पने लगी, सिकुड़ने लगी। वह भागना चाहती थी, लेकिन वे मासूम रूहें अब शक्तिशाली बन चुकी थीं। अचानक एक तेज धमाका हुआ। एक ऐसी रोशनी फैली जिसने हमें अंधा कर दिया। कुछ पलों के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। मुझे अंजलि की आवाज सुनाई दी। इस बार वह खोखली नहीं थी, बल्कि मधुर थी। शुक्रिया रेयांश। जब मुझे होश आया, तो सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। 1990 की वह भयानक रात बीत चुकी थी। मैं, माँ और पापा उसी कमरे के फर्श पर पड़े थे। कमरा बिल्कुल साफ था। न वह गंध थी, न वह भारीपन। फर्श के नीचे का वह गड्ढा अब केवल एक खाली जगह थी। हम उस दिन के बाद एक पल भी उस घर में नहीं रुके। पापा ने तुरंत इस्तीफा देने तक की बात कह दी थी, लेकिन उनका तबादला अल्मोड़ा हो गया। जब हम अपना सामान ट्रक में लाद रहे थे, तो मैंने आखिरी बार उस 3 मंजिला घर की ओर देखा। वह अब केवल एक पुराना, लकड़ी का घर लग रहा था। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। बागेश्वर की सड़कों पर धुंध अभी भी थी, लेकिन वह अब डरावनी नहीं लग रही थी।
जाते जाते शास्त्री जी हमसे मिलने आए। उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। तुमने केवल एक आत्मा को मुक्त नहीं किया बेटा, तुमने उस जमीन का अभिशाप धो दिया। आज साल 2026 है। मैं अब रेयांश शर्मा, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हूँ। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे आज भी उन आवाजों से डर लगता है। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। मैंने उस दिन एक बात सीखी थी। कुछ घर केवल ईंट पत्थर के नहीं होते, वे यादों और एहसासों के होते हैं। और अगर उन यादों में कोई कसक बाकी रह जाए तो वे सिसकियां बन जाती हैं। अगर आप कभी उत्तराखंड के बागेश्वर जाएं और सरयू किनारे वह पुराना 3 मंजिला बंगला देखें, तो डरिएगा मत। अब वहां कोई रोता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कभी आपको वहां से बच्चों के खेलने की हल्की सी हंसी सुनाई दे, तो समझ जाना कि वे अब आजाद हैं। पर एक बात याद रखना, हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। कुछ आवाजें आज भी अंधेरे कमरों में इंतजार कर रही हैं, किसी और के आने का, किसी और रेयांश के आने का।